गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज़राइल से रिलेटेड है। आज हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होने वाले हैं। हम इज़राइल का बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे इज़राइल ने पैलेस्टाइन की टेरिटरी को ऑक्युपाइड कर लिया और कहाँ कैसे पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन वहाँ से रिमूव होती चली गई। ओटोमन एम्पायर का क्या रोल था, ये सब देखेंगे। हम नाबार्ड के बारे में ज़ीरो लेवल से जानेंगे और मिलेट के प्रोडक्शन में इंडिया का क्या रोल है, ये सब चीज़ें जानेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रीलिम्स के लिहाज से और मेंस के लिहाज से भी। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, और किसी को भी मेंटरशिप की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पहला आर्टिकल इज़राइल से रिलेटेड। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली इज़राइल में हमास ने अटैक किया है। देखो हमास क्या है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है गाज़ा में। देखो ये गाज़ा स्ट्रिप है। पहले हम इज़राइल का मैप देख लेते हैं। देखो ये इज़राइल है। इज़राइल का बॉर्डर जो है सीरिया से मिलता है, इधर लेबनान है, यहाँ पर लेबनान से मिलता है, जॉर्डन से मिलता है, और ये सिनाई पेनिनसुला है जो इजिप्ट का है। मतलब इजिप्ट को इज़राइल के द्वारा दिया गया था, किस प्रॉमिस पे दिया गया था कि आप हमें वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ कंट्री। तो इजिप्ट ने एज अ कंट्री इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया था। जब रिकॉग्नाइज किया तब उसको सिनाई पेनिनसुला दिया गया। देखो अभी बहुत सी वर्ल्ड की कंट्री हैं जो इज़राइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। देखो कंट्री रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है कि आपके अच्छे संबंध होना, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, वर्ल्ड की किताबों में हिस्ट्री में होना कि इज़राइल एक कंट्री है। तो ऐसे रिकॉग्नाइज करने को कहा गया इज़राइल के द्वारा। मगर इज़राइल जो है वो एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ऑक्युपाइड टेरिटरी का क्या मतलब है कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, देखो अभी इसकी हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। 1917 में क्या हुआ, एक वेलफेयर डिक्लेरेशन हुआ। ये देखो वेलफेयर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता। उस वेलफेयर डिक्लेरेशन में क्या किया गया, ओटोमन एम्पायर तो हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब ओटोमन एम्पायर हार गया तो ब्रिटेन ने पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है उसको सीज कर दिया। सीज करने के बाद क्या हुआ कि जुइस को उनका नेशनल होम बनाया गया। देखो जुइस के यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम और ये जो प्रोफेट हैं मूसा मैसेंजर, उनसे रिलेटेड है ये। तो ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेरूसलम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ देखो वेस्ट बैंक के इधर कहीं जेरूसलम मिलता है, या यहाँ एक, इन दोनों जगहों में से एक जगह जेरूसलम है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या है। देखो बेल्फोर डिक्लेरेशन है कि उस डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि हम पैलेस्टाइन में जूइस को बसाएंगे। जूइस को वहाँ पर बसाया गया क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी में जूइस थे। तो माइनॉरिटी में ज्यूस होने की वजह से उनकी इम्पोर्टेंस भी कम थी। आप जानते हैं माइनॉरिटी में जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस भी कम होती। तो धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी को ओपन किया, और इज़राइल जो पैलेस्टाइन है वहाँ से बहुत सारे ज्यूस जो है पैलेस्टाइन में आकर बसे। ठीक है। 1948 में क्या हुआ, ये अरब इज़राइल वार के नाम से फेमस है। 1948 अगर आप देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, तो 1948 फेमस है अरब इज़राइल वार। देखो ये देखो 1948 अरब इज़राइल वार। अब देखो इज़राइल जो था वो पहले से ही मजबूत था, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। वो साइंटिफिकली इम्प्रूव्ड थे। दूसरा रीज़न है वेस्टर्न पावर उनको बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो क्या कहा गया, इज़राइल डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस को और एडमिट कर दिया यूनाइटेड नेशन में कि ये जो होम है हमारे 1 मिलियन जूइश रिफ्यूजी एंड अदर, मतलब ये होम डिक्लेयर हो गया। अरब इसमें हार गया तो इज़राइल की ये टेरिटरी ऑक्युपाइड हो गई। ठीक है। उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर चली। 6 डे वॉर में भी इज़राइल, 6 डे वॉर में भी इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये सब कंट्री हार गई। और 1967 में ही ये गोलन हाइट जो आपको दिख रहा है, ये सीरिया की टेरिटरी थी। ये देखो गोलन हाइट, इतना पार्ट जो है नीला जो मैं कर रहा हूँ, ये गोलन हाइट जो थी ये सीरिया की टेरिटरी थी। मगर 1967 में इसे इज़राइल के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया। तो इस तरह से इज़राइल के इमरजेंसी की शुरुआत हुई। आप इस पिक्चर में देखो ज़्यादा क्लियर होगा क्या होता है। 1917 में ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन, मतलब यहाँ पर ब्रिटेन
ब्रिटेन का कंट्रोल था 1917 में। 1917 में क्या किया ब्रिटेन में, मैंने बताया बेलफोर्ड अकॉर्ड आया। बेलफोर्ड अकॉर्ड में क्या किया गया, पैलेस्टीन मतलब यहाँ पर जूस को बसाया गया, जिन्हें हम हिंदी में यहूदी कहते हैं। अब यहूदी 1948 में अरब इजराइल वार हुई, अरब कंट्रीज़ मिली, फिर अरब कंट्री हार गई इसमें। तो फिर क्या हुआ, पैलेस्टाइन जो है इतना रह गया, इजराइल ने पूरा ऑक्युपाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर सॉरी, आप कभी भी देखेंगे 1967 की जो वॉर है वो 6 डे वॉर के नाम से फेमस है। 6 डे वॉर बहुत ज़्यादा इंटेंस चली थी, उसमें और ऑक्युपाइड टेरिटरी कर ली, और आप देखो 2020 में जाकर टेरिटरी का स्टेटस ये हो गया। तो इस तरह से इजराइल ने पैलेस्टाइन पे कंट्रोल पाया। आगे यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, आपको अक्सर न्यूज़ में मिलेगा, ओस्लो अकॉर्ड। ये ओस्लो अकॉर्ड क्या किया गया था, इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन निकाला गया था। इसमें यूनाइटेड नेशन और एक पैलेस्टाइन के बहुत फेमस लीडर थे, उनके द्वारा ये 2 स्टेट सोल्यूशन निकाला गया था। मगर इस 2 स्टेट सोल्यूशन को इस्लामिक वर्ल्ड ने मानने से इनकार कर दिया, मगर यूनाइटेड नेशन ने कहा था ये ओनली सोल्यूशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हमास जो है, जो बैक्ड ईरान के द्वारा किया जाता है गाज़ा स्ट्रिप में, कैसे हमास ने कल जो अटैक किया, और हमास के अटैक की वजह से इजराइल ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कैसे ऑक्युपाइड टेरिटरी हुई, कैसे इजराइलीज़ को या फिर यहूदीज़ को यहाँ पर बसाया गया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो हमने इजराइल के बारे में जाना। अब अगला आर्टिकल फ्रंट पेज का क्या है, जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि ऑनलाइन बेटिंग को हम 28% टैक्स लगाएंगे। देखो, हम जानते हैं जीएसटी काउंसिल 279A आर्टिकल के अंदर आती है। बेसिक्स हमने कई बार डिस्कस किए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर क्या है। मैंने 2 क्वेश्चन को इसमें से नेगलेक्ट कर दिया था, एक ऑप्शन इसमें छोड़ा, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। कैसे, कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। तो आप जानेंगे बाबा बुदान हिल, आपको ये रट जाना चाहिए, बाबा बुदान हिल ही से कॉफ़ी का इंडिया में प्रोडक्शन हुआ था। कोई बाबा बुदान थे, उन्होंने इंपोर्ट किया था कॉफ़ी को, और यहाँ पर कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, ये कर्नाटका में जगह है, ये कर्नाटका में जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जान लेना चाहिए कि बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है। दूसरा, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कोट्टियम में है। आप जानते हैं केरला में सबसे ज़्यादा रबड़ होती है। कल मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि रबड़ की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है। आप ये अच्छे से जान लीजिए, कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो इसलिए पढ़ाई जा रही है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आनी है, और आप चीज़ों को जितना तेज़ी से कवर करेंगे, जितना वीडियो डिस्कशन सुनेंगे, वो ज़ाया चला जाएगा। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, अगली बात क्या कही गई है यहाँ पर, टी बोर्ड का ऑफिस कहाँ पर है, कोलकाता में। कोलकाता में क्यों है, क्यों, आप अगर क्यों आज तलाश लेते हैं तो आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी। क्यों है, क्योंकि आसाम के रीजन जो है वहाँ ज़्यादा होती है टी, और वेस्ट बंगाल का रीजन जो है दार्जिलिंग टी पहला जीआई टैग मिला हुआ है ना दार्जिलिंग टी को। मैंने आपको कल परसों बताया था टी के बारे में, और आगे भी हम इसे दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि टी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो वाटर के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है एज अ लिक्विड। ठीक है, तो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का रीजन, वहाँ पर टी बहुत होती है, तो इसीलिए कलकत्ता में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, अब टबैको बोर्ड का बचा, टबैको जो बचा वो वही हो गया गुंटूर, वेस्ट बंगाल, वो सॉरी आसाम, यार आसाम नहीं सॉरी, ये आंध्र प्रदेश गुंटूर में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो आप। कॉफ़ी बोर्ड जो है, कॉफ़ी बोर्ड एक्ट आया 1942 में, आज़ादी से पहले। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, क्या कॉफ़ी बोर्ड आज़ादी से पहले बना था, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1942 में आया, और एडमिनिस्ट्रेड और कंट्रोल किया जाता है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा। हेडक्वार्टर हमने डिस्कस ही कर लिया कॉफ़ी बोर्ड का बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड को हमने कल भी डिस्कस किया था। रबड़ बोर्ड का एक्ट आया 1947 में, और रूल्स आए 1955 में। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। देखो, जहाँ एक्ट आ गया
वहीं पर बॉडी जो है स्टेचुटरी हो जाती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है कोट्टियम में है। टी बोर्ड, टी एक्ट आया 1953 में और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। टबैको बोर्ड, वही बात बताई गई, 1975 में इसका एक्ट आया। इनने वर्किंग स्टार्ट की 1976 में। ये स्टेचुटरी बॉडी है, मैंने आपको बताया स्टेचुटरी बॉडी वो होती हैं जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती हैं। इसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम जान लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि हिंदी जो है, हिंदी लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के द्वारा, मगर 15 साल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को भी साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड किया। तो हिंदी दिवस देखो, नेशनल हिंदी दिवस, एक होता है नेशनल हिंदी डे और एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे। ये अलग अलग मनाए जाते हैं। आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने आज दोनों ही डिस्कस किया है। ये प्रिंट मिंट के आर्टिकल में आया है, मगर हमने द हिंदू से भी इसे उठाया थोड़ा। तो यही चीज़ बताई गई है कि हम जो है हिंदी को किसी पे इम्पोज नहीं कर रहे हैं और ना compete कर रहे हैं, मगर हम इंडियन लैंग्वेज को यूनाइटेड करना चाहते हैं और पीपल को यहाँ पर यूनाइटेड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हिंदी लिंगुआ फ्रैंका हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाएगी, उससे यूनिटी डेवलप होगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एज अ मीडियम यूज़ होना चाहिए लोगों की डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में। और पार्लियामेंट कमेटी ने कि ये भी डिसाइड किया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इसे हमें यूज़ किया जाना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि विभागों में हिंदी सिंपल से सिंपल फॉर्म में यूज़ की जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट किया जाना चाहिए। देखो हिंदी के बारे में थोड़ा सा आप देख लो। हिंदी दिवस जो नेशनल हिंदी डे है वो 14 सितंबर को बनाया जाता है, ठीक है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। देखो एक होती है लैंग्वेज, एक होती है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम बोलते हैं। आप कुछ भी देखो, हरियाणवी बोल लो, आप अगर हरियाणवी बोल रहे हो तो हरियाणवी बोलते समय आप अलग तरह से बोल रहे हो हैं, और मगर जब आप स्क्रिप्ट देखते हो तो देवनागरी है, मतलब आप हिंदी की तरह लिखते हो। आप कुछ भी देख लो, कुछ भी अगर इंग्लिश को भी हिंदी के फॉर्म में लिखना है वो भी हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी हम इंग्लिश को, हिंदी को इंग्लिश की फॉर्म में लिखते हैं तो वो स्क्रिप्ट इंग्लिश वाली हो जाती है। तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है कि लैंग्वेज जो होती है वो बोलने की भाषा होती है, मतलब किस भाषा में आप बोल रहे हैं। स्क्रिप्ट क्या होती है कि आप उसे कैसे लिख रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बताया गया है आगे, यहाँ पर हिंदी को और देवनागरी स्क्रिप्ट को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जान ली। और इसके प्रमोशन में, ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रमोशन में काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंद दास, ये बहुत हिंदी साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये हिंदी साहित्य में यूज़ होते हैं। काका कालेकर कमेटी के बारे में आप बताइए किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब बिसाइड्स हिंदी वही बात बताई गई है जो मैंने आपको पहले बताई कि हिंदी लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 के अंदर बनाया गया 15 साल के लिए, ठीक है। 15 साल के बाद कहा गया कि आपको रिव्यू करना है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मगर अभी तक इंग्लिश हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज चली है। ये देखो ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में फ़र्क होता है। आप जान लीजिए हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, वो सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का क्या मतलब, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हिंदी में भी रिलीज़ होता है, इंग्लिश में भी रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ है इन चीज़ों का। आप कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हुए, कहीं अगर क्वेश्चन में आपने कह दिया कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, आपने कह दिया हिंदी, वहीं गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषा हमारी कुछ भी नहीं है, राष्ट्रीय भाषा हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, मगर जो हिंदी है वो हमारी क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, बार बार इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिंदी जो है हमारे 8th शेड्यूल में एज अ लैंग्वेज है। देखो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया। हमारे यहाँ जो शेड्यूल हैं वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
तो टीयर्स ऑफ, एक जो पहला हो गया टेरिटरी हो गया, दूसरा एमेल्यूमेंट हो गया, तीसरा है ये सब चीज़ें हैं। मतलब इसमें आपको अगर ट्रिक ढूंढना है तो आपको ये मैं डिस्कस कर दूंगा कि कैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम शेड्यूल को याद करने की ट्रिक है, ठीक है। अब आर्टिकल 351 क्या कहता है? डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। मतलब आर्टिकल 351 सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता है कि आप हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा वर्क कीजिए, उसमें लोगों से राय लीजिए, ये चीज़ें बताई गई हैं। अब वर्ल्ड हिंदी डे डिस्कस कर लो। वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? नागपुर में फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 जनवरी 1975 में। तो बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था सॉरी। उसके आधार पर फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया 2006 में। 2006 में इसे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया और इसका सेक्रेटेरिएट 2018 में मॉरिशस में बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब वही चीज़ फिर से बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं उसको 15 ईयर में रिव्यू करना था और इसकी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है कि वो इससे रिलेटेड एक कमेटी बनाए और उस पर डिस्कस करें, मगर 15 ईयर के बाद भी इसको लगातार लागू रखा गया। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या हुआ है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में अपोजिशन ने आसाम के सीएम के पत्नी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए कि यहाँ पर घोटाला हुआ। ये आरोप हैं, अभी आरोप जो है आरोप होते हैं, उनका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखो, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में लॉन्च की गई, ठीक है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो किसान संपदा योजना आपको वहीं से समझ जाना चाहिए कि ये प्रोसेसिंग जो एग्रो प्रोसेसिंग होती है, जो क्लस्टर होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, स्किल इन्हेंसमेंट के लिए, ठीक है। सॉरी, उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, संपदा का अगर आप फुल फॉर्म समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। संपदा की क्या फुल फॉर्म है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, दैट इज कॉल्ड संपदा। स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। इसे 2016 से 2020 तक रखा गया, मगर 2017 के बाद इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री संपदा योजना का नाम जो है वो बात को बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया गया, ठीक है। इसको ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। देखो, अभी तक मैंने एक दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट बताई हैं कि कब लॉन्च की गई, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और मेनली वर्क इसका क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई। ऑब्जेक्टिव देख लो, ये सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करेगा। सप्लीमेंट का क्या मतलब है भाई? बहुत सारे किसान पेरिसेबल प्रोडक्ट उगाते हैं। पेरिसेबल प्रोडक्ट क्या हो गया? टमाटर हो गया। अब टमाटर की अगर अच्छे से केचप बना दिया जाएगा, यही प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग कुछ नहीं होती है। अगर मान लो ये खेत है, किसी किसान ने टमाटर उगाया, ये सेब उगाया, इस सेब को जाकर भेज दिया गया इस फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में भेजने के बाद इसकी प्रोसेसिंग हुई, विनेगर बनाया, इससे बहुत सारे एप्पल के प्रोडक्ट बनाए। इस एप्पल के प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग कर कर एक्सपोर्ट कर दिया गया या फिर डोमेस्टिकली मार्केट में भेज दिया गया। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि कैसे प्रोसेसिंग होती है? आपको ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। अब अगली बात इन्होंने क्या कही है, ये चीज़ देख लो आप। क्रिएट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। वही, जब प्रोसेसिंग होगी तो आप पेरिसेबल प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे एफसीआई के द्वारा या फिर किसी भी किसान के द्वारा लॉस कर दिए जाते हैं, वो सब होगा। मॉडर्नाइज और एक्सपेंड होगा, प्रोसेसिंग का लेवल एक्सपेंड होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 7 कंपोनेंट क्या है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में। ये 7 कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देता हूँ कंपोनेंट इसके। मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। मेगा फूड पार्क क्या होते हैं? ये अगल बगल किसानों के खेत हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने मेगा फूड पार्क बना दिया, ये मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क। अब मेगा फूड पार्क में क्या होगा, बहुत टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी जो क्या करेंगी, एक जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाएंगी। बैकवर्ड लिंकेज क्या हो गया कि बैकवर्ड लिंकेज हमने खेतों से जो है फसल को खरीद लिया, टमाटर खरीद लिया, एप्पल खरीद लिया, धान खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, उसके ये बैकवर्ड लिंकेज हो गया। और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड लिंकेज, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा तभी चीज़ें अच्छी होंगी। तो 7 कंपोनेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, creation of backward and forward linkage, creation of and expansion of food processing and preservation capacities, food safety and quality एज्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पर की गई हैं कि कैसे। अब देखो जो ग्रांट दी जाती है, जो क्लस्टर बनेंगे या फिर फूड पार्क बनेगा, उसमें ग्रांट में लिमिट है, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड ग्रांट दे दी जाएगी। इसको रेंज रखा गया 35 से 75% और एलिजिबिलिटी के आधार पर ये परसेंटेज डिसाइड होगा। हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है। अगला आर्टिकल जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? न्यूट्रिशन जो है वो इंडिया में मल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो मिलेट्स होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं, कोर्स ग्रेन का नाम सुना है आपने, ज्वार का नाम सुना है आपने, जरूर सुना होगा, ज्वार, बाजरा, इन सब में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है न्यूट्रिशन की और बहुत अच्छे फूड प्रोडक्ट माने जाते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि इन्हें जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट करना चाहिए और इनका कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहिए। तो इस पर जीएसटी काउंसिल विचार कर रही है, मगर ये एक इंक्लेव हुई थी मिलेट से रिलेटेड, उसमें ये बात की गई। अब नाबार्ड के चेयरमैन है शाहजी केबी, याद होना चाहिए आपको। शाहजी केबी ने कहा है कि हमारा टारगेट 45 मिलियन टन को ले जाना है 2030 तक मिलेट को, और जो 17 टन है हमारा, 17 मिलियन टन है। ठीक है, और इंडिया अकाउंट 41% ऑफ ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन। देखो इसमें कंट्राडिक्शन है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन का 41 प्रोड्यूस करती है, जबकि आगे जो बताया गया है वो 20% बताया गया है। तो इसमें कन्फ्लिक्ट है, ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। अपेडा के चेयरमैन हैं, अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। अपेडा, नाबार्ड डिस्कस करेंगे, अपेडा डिस्कस करेंगे, मिलेट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अपेडा के चेयरमैन अभिषेक देव कह रहे हैं कि 2025 तक हम 100 मिलियन मिलेट, मतलब 100 मिलियन डॉलर तक इसके प्रोडक्शन को लेके जाएंगे, जो 75 मिलियन डॉलर तक है। ठीक है, इंसेंटिव, अब ये चीज़ बताई गई है मेंस पर्सपेक्टिव से कि अगर आपको मिलेट फार्मर्स को बढ़ाना है तो उनको इंसेंटिव देना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाना चाहिए, मार्केट के फोकस करना चाहिए कि कैसे डेवलप करना है, बूस्ट करना चाहिए आउटपुट को और कंजम्पशन को। अब देख लेते हैं हम कि न्यूट्री सीरियल क्या होते हैं। वाई आर मिलेट कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल? क्यों मिलेट को इम्पॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल कहा जाता है? देखो, पहली बात आप जान लो, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट स्टेबल फूड क्रॉप्स है, मतलब ये क्लाइमेट के लिए बहुत रेजिलिएंट होती है। हार्श क्लाइमेट, जो राजस्थान का हार्श क्लाइमेट होता है, इसमें भी ये उग जाती है, और नॉर्मल क्लाइमेट में तो उग ही जाती है। और बहुत बेकार सॉइल होती है, जो हार्श सॉइल होती है, जिसमें कोई चीज़ नहीं हो पाती है, उसमें ही हो जाती है। तो इसीलिए इसे क्लाइमेट रेजिलिएंट कहा जाता है। ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, पुअर सॉइल कंडीशन में हो जाती है, यही सब चीज़ें बताई गई हैं। रिच होती है न्यूट्रिशन में, और फाइबर, प्रोटीन और विटामिन में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगली चीज़ बताई गई है ग्लूटेन फ्री होती है। अब ग्लूटेन क्या होता है? देखो, ग्लूटेन एक जो होता है वो तत्व होता है जो वीट वगैरह में पाया जाता है।
ये क्या होता है, आपके जो आंतें होती हैं उसमें इन्फ्लेशन कर देता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं एक्चुअली से। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आपकी आंतों में सूजन आ जाती है। तो ये एक्चुअली ये ग्लूटेन फ्री होती है, आपको बहुत कम मतलब नुकसान पहुंचाती है, नुकसान ना के बराबर होता है। ठीक है, आगे चीज़ क्या बताई गई है कि वर्साटाइल होती है। वर्साटाइल क्रॉप है, मैंने बता ही दिया आपको कि किसी भी वेदर कंडीशन में हो जा रही है, क्लाइमेट के कंडीशन में हो जा रही है, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देख लो, क्या हुआ था कि इसके एविडेंस जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, 3000 BC के टाइम पर एक सिविलाइजेशन हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, पाकिस्तान वाले रीजन में और हमारे कश्मीर, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में एक सिविलाइजेशन आई, जिसके एविडेंस मिले हैं जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एविडेंस मिले हैं कि डोमेस्टिकली ये यूज़ होती थी। ठीक है, अब यही चीज़ इन्होंने फिर से बताई है कि 131 कंट्री में यूज़ होता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, इंडिया अकाउंट करता है 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन। देखो कंट्राडिक्ट है, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। वहाँ बताया गया नाबार्ड के चेयरमैन के द्वारा कि हम 40% मिलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड के, मगर यहाँ बताया गया है कि हम ग्लोबल प्रोडक्शन के 20% के बराबर कर रहे हैं। तो ये चीज़ कंफर्म करना है हमें। इंडिया के अलावा कौन कौन कंट्री बहुत ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस करती है, देखो पहले नंबर पे इंडिया है, देन नाइजीरिया है, देन चाइना है। मतलब इन 3 कंट्री के द्वारा 55% ग्लोबल का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो बेसिक्स देख लो क्या चीज़ है, ये चीज़ देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक कोर्स ग्रेन होती है, सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड क्यों कहा जाता है, अब आपसे आप देखो, आप सुनोगे बड़ा अच्छा लगेगा लेक्चर, मगर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुपर फूड क्या चीज़ है आप बताइए, ऑप्शन दे देगा 4। सुपर फूड आपने पढ़ा ही नहीं होगा, दूसरा नाम। तो हर चीज़ का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। आजकल यूपीएससी इसमें बहुत हिलगा रही है। ठीक है, ये एक सुपर फूड है। अगली चीज़ क्या बताई गई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 BC के टाइम पर इसे हमने उगाया। क्लाइमेट कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। मेनली ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जो समर के सीज़न में होती हैं। जैसे खरीफ क्रॉप हमारी धान को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये एक खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर 27 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। रेनफॉल देखो 50 से 100 सेंटीमीटर, कितनी कम रेनफॉल चाहिए होती है। और इन्फीरियर एल्यूवियल सॉइल में हो जाता है। ठीक है, अब वही चीज़ इन्होंने फिर से डिस्कस की है। ग्लोबल में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, 20% हम ग्लोबल का प्रोडक्शन करते हैं। और जो इंडिजीनियस वैरायटी है इसके नाम जान लो, ये देखो ये चीज़, कोडू, कुटकी, चेन्ना, सनवा। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोडी, कुटकी, चेन्ना, सनवा रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये किससे रिलेटेड है, किसी कंट्री का पार्ट है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है, हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन है, या एक मिलेट है। तो आप आसानी से आंसर दे सकोगे कि ये मिलेट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिलेट के बेसिक डिस्कस किए। अब नाबार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि नाबार्ड जो है नेशनल, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करती है, एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो स्मॉल बैंक्स होती हैं उनको नज़र रखती है और उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेबलाइज हुई थी एक एक्ट की सहायता से 12 जुलाई 1982 में, इसीलिए इसे एक स्टेचुटरी बॉडी कहा जाता है। ये अपलिफ्ट करती है रूरल इंडिया को और इंक्रीज करती है क्रेडिट फ्लो को एग्रीकल्चर और रूरल नॉन फॉर्म सेक्टर में। मतलब जो नॉन फॉर्म सेक्टर है हमारे, उसमें क्रेडिट फ्लो को बढ़ाती है। स्टेबलाइज किया गया था इसे एक कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे श्री वी शिवारमन। श्री वी शिवारमन जो कमेटी के अध्यक्ष थे, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के द्वारा नाबार्ड को स्टेबलाइज किया गया। हमें पता होना चाहिए ये कमेटी कौन सी थी। अब इसने रिप्लेस किसको कर दिया था, इसने रिप्लेस किया एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग को और क्रेडिट सेल जो आरबीआई के अंडर में काम करती थी। और दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये पता होना चाहिए। बेसिकली कभी कभी यूपीएससी ऐसी चीज़ें डाल देता है कि जो नाबार्ड बनाई गई है वो एसीडी और एआरडीसी को रिप्लेस करके बनाई गई है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बनाई गई है।
ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। ये रीफाइनेंस करती है, हमने बता दिया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट देती है, ठीक है। सुपरवाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में पूछा गया कि ये सुपरवाइज करती है कोऑपरेटिव बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक को और कोऑपरेटिव बैंक को इसके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। और ये ट्रेनिंग देती है हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन को। आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नबार्ड क्यों ट्रेनिंग देगी, तो नबार्ड के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। आप देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ऊपर कि मैं अपेडा के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखो अपेडा क्या है, अपेडा क्या है, एक एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। देखो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस को बल देकर, प्रोसेस एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्स कर उसके एक्सपोर्ट पे वर्क किया जाता है। ये एक्ट के तहत बनाई गई थी 1985 में, ठीक है। ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, रिसर्च करके आपको पूरा समझाया। किसी भी कोचिंग के द्वारा ऐसा नहीं समझाया जाएगा। आपने हमारा आर्टिकल लिसन किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।